क्रॉस रेट। नेक्स्ट है क्रॉस रेट। क्रॉस रेट क्या होता है? देखो, क्रॉस रेट तब होता है जब आपके पास कोई एक पर्टिकुलर करेंसी, दो करेंसी का आपस में कोई आपके पास डायरेक्ट कोट नहीं है। जैसे आप यूएसडी टू INR टू USD में आपके पास कोट है कि एक यूएसडी के बदले में डायरेक्ट कोट है कि 75 रुपीज देना है। उसी तरह आपके पास एक यूरो के बदले में आपको 90 रुपीज देना INR में, ये कोट है। बट क्या होगा कि जब आपके पास एक यूरो के बदले कितना यूएसडी देना होगा या एक यूएसडी एक के बदले कितना यूरो लगेगा, कितना लगेगा, इसका कोई कोट नहीं है। तब क्या होता है? तब वहां पे क्रॉस रेट आता है। क्रॉस रेट का मतलब होता है जब दो करेंसी का डायरेक्ट एक्सचेंज रेट अवेलेबल नहीं होता है, लेकिन आप एक कॉमन थर्ड करेंसी को यूज करके उनको एक्सचेंज कर सकते हैं। तो सपोज करो, पहले हम लोग समझ लेते हैं, इट इन्वॉल्व्स यूजिंग द एक्सचेंज रेट ऑफ टू करेंसी अगेंस्ट अ कॉमन होना चाहिए, ये शर्त है कि जिस तरह से मैंने आपको बोला कि आपके पास यूरो INR ये 90 है मान लेते हैं, और USD INR 75 है, इसका कोट आपके पास है। बट आपके पास ये नहीं है कि यूरो USD इसका नहीं है, कोई डायरेक्ट कोट नहीं है आपके पास। तो आपके पास जब नहीं है तो ये कॉमन करेंसी जो है, ये कॉमन करेंसी है, ये कॉमन करेंसी दोनों में है, इन दोनों को आप यूज कर सकते हैं उनका कोट निकालने के लिए। तो कॉमन करेंसी को निकालने के लिए हम लोग सिंपली कुछ करेंगे नहीं, हम लोग क्या करेंगे, इसमें इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। मतलब यूरो को अगर हमारे पास INR यहां पे 90 है और USD INR का डायरेक्ट कोट 75 है, तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। मतलब यूरो INR USD INR इज इक्वल टू 90 75, ये होगा। अब ये कैसे होगा? आपने पहले भी मैथ्स पढ़ा होगा, ऐसे समझ लीजिए, यूरो INR USD INR इन दोनों को कैंसिल कर दीजिए, तो बचेगा क्या? ये अगर कैंसिल कर दिया तो यूरो इज इक्वल टू 1.2 आ जाएगा, इसका रेट 1.2 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, इस तरह से एक कॉमन करेंसी लेकर के, इनका डायरेक्ट कोट नहीं है, फिर भी हम लोगों ने कोट निकाल लिया। इस वाले प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्रॉस रेट। जब आपके पास दो करेंसी का रेट है, एक कॉमन करेंसी है और तीसरी करेंसी का रेट आपको निकालना है, तब आप क्रॉस रेट का यूज करते हैं। ये जो कैलकुलेशन हम लोगों ने किया, यहां पे इसको बोलते हैं चेन रूल। ये कैलकुलेशन ही चेन रूल कहलाता है। क्या कहलाता है? ये चेन रूल कहलाता है। तो इट हेल्प्स यू टू कैलकुलेट द एक्सचेंज रेट बिटवीन टू करेंसी बाय यूजिंग द थर्ड करेंसी एज ए रेफरेंस। तो जो प्रोसेस हम लोगों ने यूज किया, जो फॉर्मूला हम लोगों ने यूज किया, उसको हम लोग बोलते हैं चेन रूल। क्लियर हो गया? चलिए, फिक्स्ड वर्सेस फ्लोटिंग रेट। फिक्स रेट एक्सचेंज रेट, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट और मिक्स सिस्टम क्या होता है? देखो, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट वो सिस्टम होता है जिसमें एक करेंसी का जो एक्सचेंज रेट है वो गवर्नमेंट या सेंट्रल बैंक के कंट्रोल में होता है। इसका मतलब है कि एक करेंसी जो अपने कंट्री का जो वैल्यू है एक फिक्स पॉइंट के लिए फिक्स कर देती है कि अब इससे ज्यादा ना तो ऊपर जाएगी और ना करेंसी का वैल्यू नीचे जाएगा। जैसे USD या यूरो का, ठीक है कि इसके अगेंस्ट में ऊपर या नीचे नहीं हो सकता है। ये रेट रियरली चेंज होता है, और अगर चेंज हुआ भी तो गवर्नमेंट के डिसीजन के थ्रू होता है। तो इसमें क्या होता है, रेट फिक्स होता है। सपोज करो इंडिया ने फिक्स कर दिया कि ये, ऐसे सपोज करो कि अभी 82 है, 1 USD मान लेते हैं 82 है, और ये रुपया फिर गिर करके 83, 84,
90 आ जाए तब गवर्नमेंट एक्शन लेगी और ये बोलेगी कि नहीं, अब इसको कहीं पर फिक्स करो, इसके नीचे ये नहीं गिरना चाहिए, इससे ज्यादा नीचे नहीं गिरना चाहिए। गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहता है, सेंट्रल बैंक के कंट्रोल में रहता है, तो ये क्या है, ये फिक्स कर दिया। ठीक है। फ्लोटिंग क्या होता है? फ्लोटिंग डिपेंड करता है सप्लाई एंड डिमांड पे। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम वो होता है जिसमें करेंसी का वैल्यू मार्केट के डिमांड और सप्लाई के बेसिस पर फ्लक्चुएट करता है, यानी गवर्नमेंट का इस रेट पे डायरेक्ट कंट्रोल नहीं होता है। ये रेट जो होता है मार्केट के फोर्सेस के अकॉर्डिंगली ऊपर नीचे और बदलता रहता है, तो ये क्या होता है, फिक्स नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें कोई गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं रहता है। ठीक है, इसमें गवर्नमेंट का और सेंट्रल बैंक का, मान लेते हैं सेंट्रल बैंक, आरबीआई ऑफ इंडिया, अपने यहां आरबीआई है, सेंट्रल बैंक का रोल रहता है कंट्रोल करने में। अब मिक्स्ड क्या होता है? मिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, जैसा कि नाम सजेस्ट ही कर रहा था, एक कॉम्बिनेशन होता है जैसे फिक्स्ड और फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम का। इस सिस्टम में कुछ करेंसी का वैल्यू फ्लोटिंग होता है, लेकिन गवर्नमेंट जब जरूरत समझती है तब इंटरफेयर करके इस करेंसी को स्टेबलाइज भी कर सकती है। यह सिस्टम तब यूज होता है जब करेंसी अपने मतलब कंट्री जब अपने करेंसी को फुल्ली फ्लोट नहीं करना चाहती है, लेकिन वो फिक्स्ड रेट के ग्रिड कंट्रोल भी काम करना चाहती है। लाइक ये नहीं चाहती है कि भाई कि बिल्कुल 90 पे आ जाए, तो एक फिक्स्ड ग्रिड पे काम करे कि उससे नीचे नहीं जाते, बाकी आप ऊपर नीचे होता रहे। तो इसको बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं फिक्स्ड सिस्टम ऑफ करेंसी रेट। अब आपने देखा होगा परसेंट पर मील वैल्यू डेट। सेंट का मतलब होता है 1/100, है ना। पर मील का मतलब होता है 1/1000, बस यही फर्क है। इसका मतलब ये होता है। तो परसेंट का मतलब है कि एक प्रोपोर्शन पर 100। फॉरेक्स मार्केट में परसेंट का यूज तब होता है जब हम किसी अमाउंट का पार्ट कैलकुलेट करते हैं, जैसे इंटरेस्ट रेट हो गया या एक्सचेंज रेट के चेंजेस को मेजर करते हुए। मान लें कि हम आपके ने 1000 इन्वेस्ट किया और आपको 5% इंटरेस्ट मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हर 100 रुपए पर आपको 5 रुपए मिल रहा है ना। तो अगर मान लेते हैं कि आपने यहाँ पे 1000 रुपीज INR इन्वेस्ट किया 5% पे, इसका मतलब क्या हो गया, हर 1000 रुपीज पे आपको 5% मिल रहा है। ठीक है, हर 1000 रुपीज पे आपको 5% मिल रहा है। ठीक है, तो इसका कैलकुलेशन कैसे होगा? ये 5% मिल रहा है, इसका कैलकुलेशन कैसे होगा? कितना हो जाएगा यहां पे? जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 50 आ जाएगा। तो ये 5% ऐसे हुआ, हर 100 पे आपको 5 रुपीज मिल रहा है, इसका मतलब हुआ 1/100 आप बोल सकते हैं इसको। उसी तरह 1000 में क्या हो जाएगा? ये 1000 जो मील है, ये मील का मतलब क्या? अच्छा, परसेंटेज को हम लोग ऐसे लिखते हैं, है ना। जब मील रहेगा तो उसको लिखने का तरीका ऐसे रहेगा, याद रखिएगा। इनके लिखने का तरीका ये क्या हो गया, इसको पढ़ते मील है, MILLE, MILLE इसको बोलते हैं मील, और इसको परसेंट तो आपको पता ही है। ये इसके नीचे 2 डिग्री रहता है, परसेंटेज का 1 रहता है, क्लियर है। तो ये मील हो गया, और ये 1000 पे ही होता है। अब जैसे अगर इसकी कैलकुलेशन करें पर मील की, तो मान लेते हैं कि कोई 1000 है, 1000 रुपीज आपके पास है, और आपको 2 रुपए जो 2 पर मील का इंटरेस्ट मिलता है, 2 पर मील का इंटरेस्ट मिलता है, तब क्या कैलकुलेशन होगा? इसका मतलब हो गया कि 1000 इंटू 2 पर मील यहां पे 1000 लिखेंगे। ठीक है, तो आपको क्या आ गया यहां पे? 2 INR आ गया, समझ में आया? तो ये अब आते हैं वैल्यू डेट। वैल्यू डेट व्हेन द फंड्स आर ऑफिशियली सेटल इन द अकाउंट। मान लेते हैं कि 1 नवंबर को, हम लोगों ने पिछला 1 नवंबर को
ट्रांजेक्शन हुआ, सेटलमेंट हुआ, ट्रांजेक्शन होता है तो उसका सेटलमेंट जो होता है मान लेते हैं 3 नवंबर को हुआ, 3 नवंबर को हुआ। मतलब ये कि जिस दिन पैसा डेबिट हुआ कैलकुलेशन उसी दिन से होगा, जिस दिन डेबिट होगा कैलकुलेशन उसी दिन से होगा। अब आप एक ऐसे मान लीजिए, एक सिंपल एग्जांपल में आपको हम वैल्यू डेट समझाते हैं। सपोज करो कि आपने एक चेक इशू किया और मतलब अपने एक ए ने चेक इशू किया बी को, चेक ए ने बी ने क्या किया, अपने अकाउंट में डाल दिया, उनका चेक क्लियरेंस हो जाता है, लेकिन बी के अकाउंट में पैसा नहीं आता। चेक ए के अकाउंट से कट चुका है, बी के अकाउंट में पैसा नहीं आता है, ऑलरेडी कट चुका, 5 डेज के बाद आता है। तो वैल्यू डेट का मतलब क्या है कि 5 डेज के बाद जब आपको पैसा मिलेगा तो वो वैल्यू डेट एंट्री होगी। मतलब कि उसमें एक ऑप्शन होता है सिस्टम में कि इसका जो वैल्यू डेट है ये कब का है, ट्रांजेक्शन तो अभी हो रहा है, ठीक है, ए ने चेक इशू किया, ऐसा ए ने चेक इशू किया मान लेते 1000 का, ठीक है, 1000 रुपीज का चेक इशू किया, किसने, ए ने। किसको इशू किया, बी को। बी ने ये अपने बैंक में डिपॉजिट कर दिया, इसको ये फंड, ये जो 1000 है ये मिलता है 5 डेज के बाद। तो बैंक ये जो 5 डेज के बाद, लेकिन ये ए के अकाउंट से पैसा 2 नवंबर को कट जाता है, ठीक है, 2 नवंबर को कट जाता है और इसको क्रेडिट होता है कब, 5 डेज के बाद 7 नवंबर को। ये जो 2 नवंबर को जो पैसा डेबिट हुआ इसका जो वैल्यू डेट क्या होगा, इसको इंटरेस्ट मिलेगा 5 डेज का, कि भाई मेरा 2nd डे को डेबिट हो गया अकाउंट से, तो मुझे तो उसी दिन के लिए चाहिए ना। ये जो इंटरेस्ट होगा इसको ही हम लोग वैल्यू डेट बोलते हैं। तो द डे व्हेन द फंड्स आर ऑफिशियली सेटल्ड इन द अकाउंट, ऑफिशियली कब सेटल होता है उसको हम लोग वैल्यू डेट बोलते हैं, तब वहां पे यूज होता है। वैसे केस में हम लोग यूज करते हैं वैल्यू डेट। तो समझ में आ गया वैल्यू डेट।